नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो एक्चुअली देखा जाए तो मतलब आज के दिन जो स्टॉक के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो एक ही स्टॉक के बारे में चर्चा करूँगा और बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स किए थे, बहुत सारे दोस्त, मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर एक बार आप मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करिए। तो आज मैं ऐसे कुछ डेटा दिखाऊँगा, शायद आप पहली बार कभी नहीं देखे होंगे। क्योंकि इस कंपनी के अंदर के छुपे हुए जो मतलब काम है, कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है और फ्यूचर में कौन-सा लेवल में जा सकते हैं, उसका एक डिटेल्स व्यू मैं आपके साथ रखना चाहूँगा। और उस व्यू को देखने के बाद ही आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए, कहने पे तो इस कंपनी एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक का मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं, हम लोग ₹50 के नीचे कोई भी स्टॉक को देखते हैं, उसको पेनी स्टॉक कह लेते हैं। ₹100 के नीचे कोई स्टॉक देखने को मिलता है, वो भी पेनी स्टॉक माना जाता है। तो पेनी स्टॉक का मेनली डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि जिस स्टॉक का प्राइस सस्ते में है, उसको पेनी स्टॉक माना जाता है। अभी पेनी स्टॉक सिर्फ प्राइस देखकर आपको डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपनीज 0.50 पैसे के आसपास देखने को मिलता है, तो वो तो पेनी स्टॉक है ही, मगर उसका फंडामेंटल भी ठीक नहीं है, उसका मार्केट कैप भी ठीक नहीं है। और बहुत सारे कंपनी ऐसे भी है जिसका मार्केट कैप मान के चलिए 60,000 करोड़ के ऊपर है। तो एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है, फिर भी उसका प्राइस मान के चलिए आप 50 to 60 रुपीज के आसपास है। तो क्या उसको पेनी स्टॉक कहा जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि इसको प्राइस के हिसाब से आपको मेजर नहीं करना है। उसको कंपनी का मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी का मार्केट कैप के ऊपर मेजर करना है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, उसका सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। वो दिखने में तो एक पेनी स्टॉक है, मगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत हाई है। अभी इस मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में आज चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इन डेप्थ में डिटेल्स में बात करूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मार्केट रिलेटेड अपडेट हमेशा मिलेगा। और दूसरी बात, ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पज में होता है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार आपके रिसर्च के हिसाब से, आपके एडवाइजरी के एडवाइस सुनकर ही आप काम करिए। तो चलो देख लेते हैं मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के डिटेल्स व्यू के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसका पेरेंट कंपनी के नाम के बारे में बता दूं। पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? मदरसन सुमी। तो एक्चुअली अभी इसका नाम संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, ये नाम हो चुके हैं। और इसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी था, किस उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो उसको क्या किया गया? डीमर्ज किया गया। तो कब डीमर्ज किया गया? चलो मैं उसी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, डीमर्ज का जो अनाउंसमेंट है, आपको 2 जुलाई 2020 में अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिले। उसके साथ साथ अपॉइंटेड डेट फॉर द डीमर्ज, मतलब फाइनली अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी को डीमर्ज किया जाता है तो सेबी के पास से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सेबी ने यहाँ पे अप्रूवल एक डेट अनाउंसमेंट किया 1 अप्रैल 2021 में। मतलब एक साल तक उसका टाइम लग गया इसको मतलब अप्रूवल कराने के लिए। उसके बाद देखिए, पर्सनल अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर से अप्रूवल कब मिला? 29 अप्रैल 2021 में। उसके बाद देखिए एनसीएलटी, तो एनसीएलटी से अप्रूव कब कब मिला? 23 दिसंबर में। उसके बाद स्कीम इफेक्टेड डेट कितना आया, कब आया? 5 जनवरी 2022 में। तो देखिए कितने टाइम पीरियड लगा कंपनी को डीमर्ज होने में, कंपनी को अलग से लिस्टिंग होने में। उसके बाद देखिए रिकॉर्ड डेट MSWI, मतलब मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड बी डीमर्ज कितने तारीख को डीमर्ज हुआ? 17 जनवरी 2022 में। तो जो मतलब काम स्टार्ट हुआ था जुलाई 2000 सालों में, 2020 में, वो खत्म होते देखने को मिले 2022 में। तो कितना बड़ा टाइम पीरियड लगा आप देख सकते हैं। मार्जर इफेक्टेड डेट कितना? ऑन और बिफोर 24 जनवरी 2021। और फाइनली मार्केट में लिस्टिंग कब हुआ? मार्केट में लिस्टिंग हुआ मार्च 2022 में। तो ये जो ड्यूरेशन है आप देखेंगे तो करीबन 2 साल तक के ड्यूरेशन के बाद मार्केट में लिस्टिंग हुआ।
ये डिवीजन देखने से मतलब देखिए, और ये डेटा कहाँ से मिला? मदरसन सुमी वेबसाइट में जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन में मिला। आप प्रेजेंटेशन को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी अभी कंपनी के डिटेल्स के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल्स को समझ लेते हैं। अभी देखिए, कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो पॉलीमर एंड मॉड्यूलर, साथ ही साथ वायरिंग जो डिपर मतलब सेक्टर है, और वायर हैंड्स, उसके साथ साथ विजन सिस्टम्स के ऊपर, नॉन ऑटोमेटिव्स के ऊपर एंड अदर्स के ऊपर। तो कंपनी के यहाँ पे अलग अलग सेक्टर है जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो मेनली जो बिजनेस है वो किसके ऊपर? पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर। उसके साथ साथ कंज्यूमर पैसेंजर व्हीकल के ऊपर कितने परसेंटेज? कंपनी के पैसेंजर व्हीकल के ऊपर 69% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होते हैं। और कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर कितना? 15%। ऑटो कंपोनेंट्स मतलब जितने सारे पेयर पार्ट्स है वो कितना बनाता है? 3%। टू व्हीलर गाड़ियों में 1%, और आदर्स जो गाड़ियां हैं और जो मशीनरीज है उसके ऊपर 12%। तो सोचिए, सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस कहाँ पे होता है? पैसेंजर व्हीकल। और इस पैसेंजर व्हीकल के हिसाब से इसका कस्टमर लिस्ट देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। तो मैं कस्टमर लिस्ट दिखाऊंगा, उससे पहले इस मॉड्यूल के जो रेवेन्यूज है उसके बारे में और भी बता दूं। जो पॉलीमर एंड मॉड्यूल्स जो है उसके ऊपर 48% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वायरिंग जो इन हैंड्स है, सॉरी वायर हैंड्स है, तो उसके ऊपर 30% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। विजन सिस्टम के ऊपर 18%, नॉन ऑटोमोटिव्स के ऊपर 3%, आदर्स के ऊपर 3.7%। तो ओवरऑल कंपनी ऑटो सेगमेंट में वो सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है, वो सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है जिसका डिमांड और ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई है। अभी इसका कस्टमर दिखा दो। देखिए, टॉप 15 कस्टमर के बारे में बात करूं, मर्सिडीज बेंज, आप सभी जानते हैं मर्सिडीज बेंज देखा जाए तो वर्ल्ड की एक पॉपुलर कंपनी है। और इसका टोटल 11% इसकी कस्टमर है, मतलब मर्सिडीज बेंज 11% इसका कस्टमर है और 11% प्रोडक्ट को खरीदारी करते हैं। ऑडी जिसके ऊपर 10%, वॉक्सवैगन जिसके ऊपर कितना 8%, मारुति सुजुकी मतलब सुजुकी कंपनी और मारुति सुजुकी दोनों ने मिलकर 5%, बीएमडब्ल्यू कितना 4%, होंडाई होंडाई में कितना 4%, पुरसे उसके ऊपर कितना 4%, उसके साथ साथ रेनॉल्ट 4%, साथ ही साथ डल मतलब डिमलर टार्क जिसके ऊपर 4%, पीएसए ग्रुप इसके ऊपर 3%, फोर्ड मोटर्स 3%। साथ ही साथ और भी देखिए कितनी सारे कंपनीज है, वॉल्वो भी है, जॉन डियर है, इतनी सारे कंपनीज के साथ डील करके कंपनी काम करते हैं। तो मदरसन सुमी का मतलब मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड का जो कस्टमर बेस है वो कितना स्ट्रांग है आप देख सकते हैं। तो मोटा मोटी बिजनेस के बारे में एक आइडिया आपको आ चुके हैं। अभी कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, कंपनी सिर्फ कोविड के टाइम में रेवेन्यूज को यहाँ पे डाउन किया था। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली कंपनी रेवेन्यू बढ़ता चला गया। यहाँ पे जो आपको कैंडल दिख रहा है बिग बिग, ये कैंडल आपको मेंशन ये कर रहा है कि यहाँ पे जो रेवेन्यूज है वो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ हो रहा है। कितना ग्रोथ हो रहा है चलो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। देखिए, डिटेल्स में समझाने से पहले कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी 27,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ऐसे नहीं कि पेनी स्टॉक है 50-60 रुपीज के आसपास चल रहा है और कंपनी का मार्केट कैप भी एकदम कम है, बिल्कुल नहीं है। कंपनी 27,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। कंपनी का पी रेशियो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा हाइक है, थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 63 और आज कितना है 55 के आसपास। इसका मतलब इसका जो एवरेज पी रेशियो है उसी के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी का जो आरओसी है और आरओई है दोनों आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी के डेप्थ कम है, चलो ठीक है, इनकम भी अच्छा खासा है, हाथ में कैश भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी बहुत शानदार है। और सबसे दो पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा, आरओसी 3 साल में भी बेस्ट है, EBITDA मार्जिन भी बेस्ट है, इंटरेस्ट कवरेज भी आपको शानदार देखने को मिला, रिटर्न ऑफ एसेट भी 15% के ऊपर है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट। देखिए, कंपनी का जो ईयरली रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूं तो ध्यान से देखना। 2021 में 3,900 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था। उसके बाद देखिए 2022 में 5,600 करोड़, 2023 में 7,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी में एक अलग लेवल का, अलग स्टैंडर्ड लेवल का कंपनी यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज किए। एक्सपेंस को भी कंपनी क्या किया यहाँ पे मेंटेनेंस किए, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए।
उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 396 से बढ़ के हो चुके हैं 411, और उसके बाद अभी क्या बन चुके हैं 487। इसका मतलब हर साल में कंपनी खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इसी के कारण कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस भी बहुत बढ़ चुके हैं। अभी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में अभी भी वीकनेस है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक है, मगर कंपनी आज तक उतना खास रिटर्न भी नहीं दिया। तो रिटर्न इतना जल्द से जल्द नहीं मिलेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होना तो अभी शुरू हुआ है, और ऑटो इंश्योरेंस का भी ग्रोथ होना अभी भी स्टार्ट हुआ है। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे दो चीज आपको अच्छा लगेगा। रिजर्व बढ़ा, कंपनी का कर्जा भी कुछ बढ़ा। अभी कर्जा क्यों बढ़ा उसके पीछे कारण मैं आपको दिखा दूं, तो कंपनी को इस बार 800 करोड़ का टेड मिला, मतलब टोटल प्रोजेक्ट कितना मिला 800 करोड़ का, और कंपनी इनकम कितने की है 450 करोड़ का। तो कंपनी को बाकी पैसा कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे कर्जा उठा लिया। तो कोई बात नहीं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर बिजनेस को कंटिन्यू प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है, कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली कर्जा लेकर ही काम करेंगे। अगर हाथ में पैसा ना हो तो वो कर्जा जरूर लेंगे। अगर देखिए मान के चलिए आपको प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा है, आपको बिजनेस ही नहीं मिल रहा है, तो आप कर्जा लेकर क्या करेंगे। तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चलेंगे। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर। अब देखेंगे कंपनी के इन्वेस्टर भी इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है, इसीलिए देखिए एफएस प्रोमोटर के बाद एफएस ने भी 11% होल्डिंग रखा। डीएस ने जो पहले 13% का होल्डिंग करते थे, इस बार 17% तक होल्डिंग को कंटिन्यू किया। पब्लिक के पास कितना 9.5% के आसपास होल्डिंग को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग्स को अभी कंटिन्यूसली होल्डिंग्स पे इंक्रीज करते जा रहे हैं, और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, और इसीलिए कहूंगा मैं इस कंपनी के ऊपर अभी से कंटिन्यू फोकस रखिए, एज अ लॉन्ग जर्नी के लिए, एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी देखिए इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर अप 10 में गया, और थोड़ा सा अप 10 में ही है अभी तक। जितने इसका लो लेवल था उस लेवल तक नहीं आया। एक बार कंपनी ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नीचे आया था, उसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, और उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है। अभी फाइनली इस लेवल को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा, तब एक लंबा जर्नी आपको दिखेगा। देखिए एज ए इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर है तो मैं जरूर कहूंगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। अगर आप एज ए ट्रेडर्स है तो कुछ भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।